नमस्कार। मेरे साथ देश की बात के अंदर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एरिया 51 के बारे में नहीं बल्कि इससे भी कहीं आगे का है और ये परेशान करने वाले जो एलियंस हैं उनसे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में। शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। हम बात कर रहे हैं डल्स बेस की। ये डल्स एक अंडरग्राउंड बेस है। अब ये बदनाम नाम किसके लिए पड़ा? जो चीज दुनिया में चल रही है खबरों के अनुसार, ये एक भूमिगत अंडरग्राउंड बेस था जिसके बारे में अमेरिकी सरकार को पता था। दोनों के बीच युद्ध हुआ। हाँ, एलियंस और अमेरिकी सरकार के बीच में युद्ध हुआ था और जिसमें सरकार हार गई और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में समझौता हुआ जिसके अंदर एलियंस अपनी टेक्निक देंगे अमेरिकियों को और अमेरिकी सरकार उनको यूज करने के लिए उपकरण देगी। अब उपकरण क्या थे, क्या उपकरण चाहिए थे उनको? ये थे इंसान। समझौते के मुताबिक अमेरिकी सरकार को इंसानों को पकड़कर एलियंस को दल से बेस तक पहुंचाना था, लेकिन एलियंस को इंसानों की जरूरत क्यों थी? बात यह है, कोलोराडो सीमा के पास न्यू मैक्सिको में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम डल्से है और न्यू मैक्सिको वही जगह है जहां दुनिया का पहला एटम टेस्ट किया गया था। अमेरिका के बुरे कारनामे जो कर्तव्य हैं यहाँ लंबे समय से चल रहे हैं। अब डल्से एक और बात के लिए बदनाम था और वो था कि जहां दुनिया में सबसे ज्यादा यूएफओ देखे गए थे, इसके लिए भी डल्से बदनाम था। तो ये थी वो जगह, यानी आबादी के हिसाब से अमेरिका में सबसे ज्यादा यूएफओ इसी जगह पर देखे गए। अब अगर ऐसी घटनाएं हों और सरकार वहां ना पहुंची, ताज्जुब की बात है। और फिर अमेरिकी सरकार भी वहां पर पहुंच गई क्योंकि सरकार अमेरिकी थी और जिसने भी हवा के अंदर में उड़ते हुए यूएफओ देखे जाने का जिक्र किया, सरकार ने उसको पकड़ा और अंदर डाल दिया और उसका मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से उसका अपग्रेड कर दिया। लेकिन एक दिन वो घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। ये 1975 की बात है। एक पशु चराने वाले ने पुलिस को फोन करके अपनी गाय की मौत की खबर दी कि मेरी गाय मर गई। अब सोच रहे होंगे कि गाय मर गई तो उसके लिए तो फिर पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए। पुलिस क्या करेगी इसमें? तो भाई मामला भी कुछ ऐसा था, जो भी करना था पुलिस या सेना को करना था। अब किसान ने पुलिस को फोन किया था तो उसे पहले लगा कि गाय पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो उसे पता चला कि गाय के साथ जो कुछ हुआ वो जानवर नहीं कर सकता। तो आखिर वो हुआ क्या था? अब आपको पता चल जाएगा। स्थानीय लोगों को परेशान कर रही पुलिस को एक वायरलेस जाता है और बताता है कि फलां किसान की गाय मर गई और वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा है। ये कहानी आई, मतलब उसका मानसिक संतुलन जो था वो बिगड़ गया, डगमगा गया। तो बोलते भाई जाकर के देख लो। इस कॉल का जवाब अधिकारी गेम वोल्टेज देते हैं और किसानों तक पहुंच जाते हैं और जो भी देखते हैं उससे उनका शरीर पीला ठंडा पड़ जाता है। गाय में खून की एक बूंद भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गन्ना नहीं छोड़ दिया हो और गाय के शरीर पर टांके लगे हुए थे, यानी सर्जरी करके शरीर के जितने भी अंग थे वो निकाल लिए गए थे। जब अधिकारी ने इधर उधर देखा तो पाया कि पास में जमीन भी जली हुई थी और वो भी एक गोलाकार आकार में। ऐसा लग रहा था कि कोई विमान सीधा जमीन पर उतरा हो। उसने ये भी देखा कि जमीन पर ऐसे निशान है मानो वहां कोई स्पॉट ऑपरेशन टेबल भी रखी गई। पुलिस अधिकारी को अपने नजदीक में पीला लिक्विड भी दिखाई दिया। उस लिक्विड को कोई लैब नहीं पहचान सकी। ये पीला जो तरल पदार्थ है ये क्या था? अब पुलिस अधिकारी को पता चल गया कि वह जो कुछ भी देख रहा है वो उसके नियंत्रण की, कंट्रोल के बाहर की चीज है, मतलब उसके भेजे में वो बात नहीं आ रही थी। अब उस पुलिस अधिकारी ने डॉक्टर हावर्ड बर्गेस को बुलाया। ये एक पशु चिकित्सक थे, लेकिन एक समस्या थी और वो समस्या ये थी कि डॉक्टर बर्गेस शहर के ही अंदर नहीं थी। और जब ये खबर वहां उन तक पहुंची कि फलानी घटना घटी है और आपको इमरजेंसी में वहां पहुंचना है। अब चूंकि डॉक्टर बर्गेस दूर थे इसलिए उनको आने में लग गए वहां पे 3 दिन। लेकिन चमत्कार अब शुरू हुआ क्योंकि 3 दिनों में गाय का शरीर पूरी तरह पिघल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और मरे हुए जानवरों को खाने वाले, मेरा ढोने वाले भी उसके पास नहीं जा रहे थे। अब डॉक्टर ने अपना प्रयोग चालू किया, लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हुआ। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और अगले 5-6 महीनों तक लगभग 76 जानवर मारे गए और सबका खून निचोड़ लिया गया। सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स गायब थे और सभी को सर्जरी करके निकाला गया था। और जिस जानवर से थोड़ा सा भी खून बचा था वो जम नहीं रहा था, वो ऐसे बह रहा था, यानी वो जो नॉर्मल ताजा ताजा खून बह रहा था उस तरह से बह रहा था। उसके बाद उस इलाके के जितने भी लोग खुदाई करने गए थे एक एक करके उनकी बीमारी की खबरें भी सामने आने लगी कि भाई ये बीमार पड़ गए। और जब ये खबर डॉक्टर तक पहुंची, डॉक्टर वर्गीस तक, कि उस इलाके में रेडिएशन का लेवल की जांच करना चाहते थे, उन्होंने कहा। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि रेडिएशन का स्तर सामान्य से दोगुना था
अब जो भी लोग वहां रिसर्च कर रहे थे उन्हें भी रात में यूएफओ दिखने लगे। अब समझ में आ गया है कि आपके मन में क्या चल रहा है, ये मेरे को पता चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि वाह भाई, ये कौन सी बात है, कहानी है, आप इसे कैसे साबित करोगे? अच्छा एक बात बताइए, क्या अमेरिकी सरकार का की आधिकारिक रिपोर्ट काम करेगी जो उन्होंने इशू की थी, जिसमें उन्होंने खुद माना है कि जानवरों के साथ ऐसा कुछ हुआ था? अब अगर यह बात आपकी जिज्ञासा शांत करे तो उस रिपोर्ट को मैं पढ़ देता हूँ। यह आपको विज्ञान रिपोर्ट जो है ये रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर आप चेक कर लीजिए, और जिसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट और विवरण में भी मिल जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, गुप्त घटनाएं या शोध या अद्भुत खोज के पेटेंट, ये जितने भी सब आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो अगर आपको कागज और पत्थर खोदने का शौक है तो आप आइए सुनिए आगे। अब मैं यहाँ एक बात साफ कर दूं कि सरकार ने तो मान लिया है कि जानवरों के साथ ये घटनाएं हुई, लेकिन उसने ये नहीं माना कि ये सारा कांड उसकी अपनी पार्टी ने किया था, मतलब एलियंस ने। अब अगर कोई समझौता होगा तो उस पार्टी का होगा, और अंत में उन्होंने ये कहकर रिपोर्ट भी बंद कर दी कि कोई शोध करने की जरूरत नहीं है, ये किसी शिकारी का हमला है। बेमतलब ये एलियंस की कहानियों को इसके साथ जोड़ रहे हैं, और जिसे देखकर ये लोग बगल बंद के पागल हो जाते हैं। इस पर शोध करने की कोई जरूरत नहीं, कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं, मामला बंद करो, ठंडे बस्ते में डाला, मोहर लगाकर बंद की, इसको छोड़ दिया। अब डॉक्टर बर्गेस, पुलिस अधिकारी ग्रेग वाल्टेज, ये दोनों बहुत परेशान थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि सरकार कुछ छिपा रही है। तो उनको समझ आ गया कि वो कुछ नहीं कर सकते। अब उन्हें एपीआरओ की मीटिंग में जाना होगा, जहां उनके पुलिस भाई पॉन वेल्टिस से मिले। ये आदमी भी बहुत खास था। अब इससे पहले कि आपको पॉल वेल्टिस के बारे में बताएं, पहले एपीआरओ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एपीआरओ का मतलब होता है एरियल फेनोमेना रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था में सभी वैज्ञानिक और शोधकर्ता एक साथ आए और एलियन से जुड़े विभिन्न सिद्धांतों और तथ्यों पर चर्चा की। उन्होंने ये भारत में किया, जिसका हिस्सा फांसीवादी और शोधकर्ता पॉल वेनविट्स थे। अब ये पॉल वेनविट्स कौन है? वो इस घटना में कैसे मदद कर सकते? और क्योंकि वो एयरफोर्स बेस के पास रहते थे, इसलिए आसमान में रोशनी देखना कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन तभी उन्होंने अपने बनाए रेडियो पर एक अजीब सिग्नल इंटरसेप्ट किया जो इंसानों ने नहीं छोड़ा था। और जब पॉल ने एयरफोर्स को इस अजीब सिग्नल के बारे में बताया तो एयरफोर्स ने पॉल के सामने एक शर्त रखी कि वो इसके बारे में किसी को ना बताएं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो एयरफोर्स उनके लिए इंक्वायरी बैठा देगी। अगर वो उसको छिपा लेते हैं तो फिर पैसे देगी, और ठीक हुआ भी वही। और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती सिद्ध हुई, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा मिल गया जो कि एयरफोर्स नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले, और इसलिए उन्हें एक मानसिक अस्पताल, मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। भाई आप यहाँ आराम से रहो। अब 29 सितंबर 1927 को पॉल फेड्रिक का जन्म हुआ था। पॉल फेड्रिक वेनविट्स जूनियर, ये एक पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर उन्होंने कोस्ट गार्ड के लिए एक रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रूप में भी काम किया, इसलिए उन्हें रेडियो का अच्छा ज्ञान था। और 1953 में रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने इंजीनियरिंग का ज्ञान का उपयोग एक बिजनेस शुरू करने के लिए कर दिया। वो अपनी पत्नी के साथ मैक्सिको चले गए, जहां उन्होंने थंडर साइंटिफिक नाम से एक कंपनी की शुरुआत की जो आर्द्रता सेंसर बेचती थी। यह कंपनी आज भी अपना व्यवसाय बिजनेस चलाती है, लेकिन इस कंपनी के ग्राहक बहुत ही इंटरेस्टेड थे। थंडर साइंटिफिक मुख्य रूप से नासा और वायुसेना के साथ अपना बिजनेस करती है। अब उन्हें इन दोनों में इतना बिजनेस मिल गया कि उन्होंने किर्टलैंड एयरबेस के पास एक घर और एक रिसर्च लेबोरेटरी बनवा दी, ताकि बिजनेस से जुड़ी बैठकों में आने जाने में समय की बचत हो सके। अब किर्टलैंड एयरबेस भी अपने आप में एक बहुत खास जगह है, क्योंकि किर्टलैंड एयरबेस 51,000 एकड़ में फैला हुआ है, और इस बेस पर 23,000 लोग रहते हैं। इस बेस में एक विज्ञान प्रयोगशाला है, वेपन्स का टेस्टिंग एरिया है, और एटॉमिक वेपन्स के स्टोरेज की यहाँ पर सुविधा है। लेकिन इस बेस को सबसे खास बनाने वाली जो चीज है वो है अमेरिकी वायुसेना की सोशल ऑपरेशन विंग, जिसको शॉर्ट में SAW कहते हैं, जो अपने अपरंपरागत युद्ध और मानव रहित हवाई जहाजों पर यहाँ पर शोध करती है। ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय था, और बाद में यही एजेंसी पॉल के विनाश का कारण भी बनी। अब चूंकि पॉल किर्टलैंड एयरबेस के पास में रहता था, इसलिए उसे अक्सर आसमान में रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती, जो उसे शुरू में बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी। लेकिन एक दिन उसे फील हुआ कि ये रोशनी हवा में इसकी स्पीड किसी जहाज से भी ज्यादा तेज है। उस समय
जो अमेरिकी वायुसेना के पास मौजूद किसी भी विमान से वो तेज स्पीड थी उसकी। अब ये अजीब बात थी, क्योंकि वो पहले से ही एक रेडियो इंजीनियर था, उसने ये पता लगाने के लिए एक रेडियो सिग्नल इंटरसेप्टर बनाया कि क्या इन तेज गति वाली रोशनियों से कोई रेडियो सिग्नल आता है। और ये आश्चर्यजनक था, क्योंकि उसने अपने रेडियो पर जो मैसेज इंटरसेप्ट किया था वो इंसानों द्वारा छोड़ा हुआ सिग्नल नहीं था। लेकिन उसने ऐसा क्या किया, मुझे इस नतीजे पर कैसे पहुंचाया कि ये संकेत या संदेश इंसानों ने नहीं छोड़ा था, ये भी बहुत इंटरेस्टेड है। सबसे पहले उन्होंने गीगा हार्ट्स आवृत्ति का इस्तेमाल किया, जो उस समय सेना के द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाती थी। दूसरी बात, क्योंकि वो रेडियो सिग्नल के स्पेशलिस्ट थे, इसलिए वो जो रेडियो सिग्नल को आसानी से पहचान भी सकते थे। और अगर कोई सिग्नल इंसानों ने छोड़ा है या किसी और ने छोड़ा है तो उसमें डिफरेंस करने के लिए शायद उनसे बेहतर कोई नहीं था। इसके बाद जब उन्होंने सिग्नल को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला क्या हासिल हुआ, उनके साथ क्या क्या समस्याएं पैदा हुई, ये बाद में बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब अप्रैल की मीटिंग में उनके पुलिस भाई और पॉल वेनविट्ज इन अजीबोगरीब घटनाओं पर चर्चा करते हैं। अब क्योंकि पॉल उस समय यूएफओ से जुड़े मामले के विशेषज्ञ थे, इसलिए इसके बारे में पता लगाने के लिए वे ग्रेग वाल्डेस से मिलते हैं और आगे की योजना बनाते हैं। जब मीटिंग के बाद पुलिस भाई फिर से अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं। अब चूंकि उन्हें एलियन से जुड़ी गायों के मामले में काफी एक्सपीरियंस था, इसलिए जहां भी एलियन से जुड़ी कोई घटना होती तो लोग एलियंस के नाम पर शोर मचाते और उनको वहां पर भेज दिया जाता कि आप जाइए देखिए क्या है, क्योंकि उनको इस चीज का एक्सपीरियंस भी था। और ये बहुत दिलचस्पी है, और ये हैंसन की मौत का केस था और कुछ इतना पेचीदा था कि पॉल वेनविट्स को इसे सुलझाने के लिए खुद आना पड़ा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जो बहुत से लोगों के होश उड़ा देगा। अब ध्यान से सुनिए। एक रात हैंसन अपने बेटे के साथ कार से अपने घर जा रहे थे, तभी उन्हें खेत के ऊपर एक उड़न तश्तरी उड़ती हुई दिखाई देती है। और अब ये लोग अपनी कार रोककर उसकी लाइट बंद कर देते हैं और चुपचाप आगे बढ़कर देखते हैं कि उस खेत में हो क्या रहा है। और देखते हैं कि एक गाय खेत में चर रही है, जिसे उन्होंने उड़न तश्तरी उड़ाकर वहां से निकाल लिया। अब ये लोग डर गए, क्योंकि अब आपको लग रहा होगा कि अब ये बहुत अजीब था। तो नहीं, अजीब बात वो है जो अब बताऊं। जब वो अपनी कार में वापस आते हैं तो देखता है कि जो घटना उसने 2 मिनट के लिए देखी थी, उसके बीच उसको वहां पे 4 घंटे बीत गए। उसे याद भी नहीं कि इन 4 घंटों में उसके साथ क्या हुआ, उसका समय कहाँ गया, क्योंकि वो अभी कार से बाहर निकला था और उसने गाय को उड़ते हुए देखा था। लेकिन जब वो वापस आया तो तब तक कई घंटे बीत चुके थे। अब जैसे उसके भाई को ये खबर पता चली, उसने तुरंत पॉल वेनविट्स को फोन किया। पॉल वेनविट्स इस काम के माहिर थे, इसलिए उसने एक सम्मोहन प्रयोग किया और सोचा कि जानकारी हासिल करना सही रहेगा। फिर सम्मोहित होने के बाद मार्ना हैंसन ने जो कुछ कहा उसे सुनकर सभी डर गए। सम्मोहन में जाने के बाद मार्ना हैंसन ने कहा कि एलियंस उसको पकड़कर जहाज के अंदर ले गए थे, जहां उसे एक मेज पर लेटा दिया गया और उसको चेक करना चालू किया। और जो अजीब लोग उसकी जांच कर रहे थे वो इंसान तो थे नहीं। उनके सिर और जो आंखें थी वो इंसानों से ज्यादा बड़ी थी, कुछ बोल भी नहीं रहे थे, लेकिन उनके हर शब्द मार्ना हैंसन को सुनाई दे रहे थे। इसके बाद मार्ना हैंसन ने बताया कि एलियन का एक जहाज एक पहाड़ पर उतरा, जहां से उन्हें एक अंडरग्राउंड अड्डे पर ले जाया गया, जहां मार्ना हैंसन ने देखा कि बड़े बड़े कांच के डिब्बों के अंदर एक अजीब सा लिक्विड में इंसान और जानवरों के अंगों को डुबाकर रखा गया था। और उसके बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मार्ना हैंसन ने बताया कि एलियंस ने सर्जरी के बाद उनकी गर्दन में एक इम्प्लांट लगा दिया। अब ये बात किसी को गले तो उतरती नहीं, लेकिन जब गर्दन पर को देखा तो वहां पर एक निशान था। इसके बाद मार्ना हैंसन का एक्सरे हुआ और जैसा बताया गया था, मार्ना हैंसन की गर्दन में एक चिप थी जिसको काट करके निकाला गया। तो ऐसा कुछ भी धरती की तकनीक जैसा नहीं था। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको परिचय बताया था, तब मैंने आपको यह भी बताया था कि पॉल वेनविट्स अमेरिकी सरकार के साथ काम कर रहे थे और अमेरिकी सरकार की ओर से रिचर्ड डॉटी ही वो एजेंट थे जो पॉल वेनविट्स को सभी जरूरी उपकरण मुहैया करा रहे थे और बदले में पॉल वेनविट्स अपनी जानकारी सरकार को दे रहे थे। तो उन्होंने मतलब यानी पॉल वेनविट्स ने रिचर्ड डॉटी को मार्ना हैंसन से जुड़ी हुई घटना के बारे में बताया। अब वेनविट्स के पास मार्ना हैंसन से अंडरग्राउंड बेस में का जो है ड्राइंग वो उसके पास थे।
अब ये रेखा चित्र या जो ड्राइंग थी, रिचर्ड टोटी को दिखाए, उन्होंने उन्हें देखते ही पहचान लिया। इन रेखा चित्रों में दिखाए गए लिफ्ट रूम और प्रयोगशाला कुछ और नहीं बल्कि मजाना हथियार भंडारण परिसर थे। अब ये क्या है? ये अमेरिकी सरकार का परमाणु हथियार भंडारण डिपो है, जहां पर आम और खास लोग ही नहीं बल्कि बड़े सैन्य कर्मचारी भी नहीं जा सकते। तो इसे लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। अब यहां से जो निकला वो वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि एलियंस न सिर्फ धरती पर मौजूद थे बल्कि अमेरिकी सरकार के साथ भी काम कर रहे थे। लेकिन वो साझेदारी कब शुरू हुई और अमेरिकी सरकार एलियंस के साथ काम क्यों करेगी और अमेरिकी सरकार क्यों करेगी? अब इसका जवाब सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने बेस बनाया था। और हैरानी की बात यह है कि इस बेस को बनाने वाला इंजीनियर दुनिया के सामने आया और अमेरिकी सरकार और एलियंस के बीच का समझौता करवाया। उसने वो सारे राज उजागर कर दिए जो अमेरिकी सरकार कभी नहीं चाहती थी कि कोई जाने। और फिर वही हुआ जो सबके साथ होता है। और ये कोई सुन सुनाई बात नहीं बल्कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। अब देखो, बोलते हुए बेहद डर लगता है। और जहां तक मैंने आपको बताया अभी और भी बहुत बताना बाकी है, इसलिए सारी जानकारी एक साथ इकट्ठा करना तो मुश्किल है, इसलिए आगे बाकी अगले हिस्से में बताइएगी। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, न्यूज आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।